ध्यान दें भाई, इसके पहले हम लोग कूलम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन किए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन यूपी बोर्ड से रिलेटेड थे और कुछ क्वेश्चन जेई से रिलेटेड थे। इसके बाद कूलम्स लॉ पे कुछ और क्वेश्चन जो स्पेशली वेक्टर पर बेस्ड हैं उनको देखना होगा। उसके पहले आपको वेक्टर का छोटा सा एक रिवीजन कराते हैं और इस तरह की टेक्निक हम आपको बता रहे हैं जिससे जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, यानी जहां पर वेक्टर सम करना होगा बड़े आसानी से आप कर सकेंगे। सबसे पहले वेक्टर जो आप पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, उसमें देखें अगर दो वेक्टर हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, उनका जो रिजल्टेंट होगा आर वो इनके बीच में होगा। अब इस आर की जो वैल्यू है इसको ध्यान से आप समझें। ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम ए बी कास थीटा। ये जनरल फार्मूला है दो वेक्टर का रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए ये जनरल फार्मूला है, जबकि उनके बीच का जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे कई केसेस हमने बना रखा है और जनरली यही सब आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में। जैसे पहला केस हमने बनाया कि ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जब दो वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उन दोनों के ही डायरेक्शन में होता है और उसका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल हो जाता है। तो सीधे हमें ये जानना है कि जहाँ यहाँ पे कूलम फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जहाँ भी ऐसा कंडीशन मिलेगा दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में जहाँ पे आ जाएंगे वहाँ हम ऐसे कर लेंगे। दो ही नहीं, अगर 3, 4, 5 जितने भी फोर्स होंगे सब ऐसे ऐड हो जाएंगे, उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे। दूसरा केस यहाँ पे है ये वाला, जिसमें दोनों जो वेक्टर्स हैं ऐसे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे केस में जो इनका जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट के डिफरेंस के इक्वल होता है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर a इज ग्रेटर देन b होगा तो a माइनस बी होगा और डायरेक्शन a की तरफ होगा। मतलब अगर a इज ग्रेटर देन b है तो डायरेक्शन इधर होगा इस साइड में, और अगर b इज ग्रेटर देन a है तो डायरेक्शन उधर होगा, और ऐसे केस में तब r इज इक्वल टू b माइनस ए हो जाएगा। तीसरा जो केस है, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है अगर 90 डिग्री है तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा रूट ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अगर यहां पर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी हो जाता है तो ऐसे केस में r इज इक्वल टू ए रूट 2 एंड दिस इज इक्वल टू बी रूट 2। ये बन जाता है, सीधे सीधे आंसर हम लिख सकते हैं। कहीं आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 30 डिग्री है और मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी है तो ऐसे केस में r इज इक्वल टू ए रूट 3 इज इक्वल टू बी रूट 3 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही केसेस आपको क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है तो ऐसे केस में क्या होगा कि r इज इक्वल टू हो जाएगा a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो ये केसेज ही आपको मिलने वाले हैं। अब आप देखें सबसे पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अगर Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, कुछ दूरी कुछ डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस किए गए हैं, तो देखो क्या होता है। इन दोनों का नेचर सेम है, इस वजह से Q1 उस पर फोर्स अप्लाई करेगा ऐसे बाहर की ओर, रिपेल कर रहा है, वह फोर्स है F21, इसका डायरेक्शन यहां दिखाया गया। और उसी तरह से Q2
इसको बाहर की तरफ, अपने से बाहर की तरफ बल लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा, वह फोर्स है F12। ये दोनों जो फोर्स होते हैं इनका डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, क्योंकि हमेशा याद रखें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों चार्जेस पे हमेशा बराबर अप्लाई होता है, केवल डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का एक सिस्टम कहा जाए तो वो मैं बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि बोर्ड परीक्षा में भी पूछे गए हैं, कंपटीशन में भी पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जाएगा ये एक वर्ग है जिसकी भुजा A है और इसके प्रत्येक शीर्ष पर समान परिमाण का कोई भी आवेश समान प्रकृति का Q रखा गया है। तो उसके केंद्र पर, सेंटर पर कैपिटल Q आवेश यानी कोई भी चार्ज Q अगर रख दिया जाता है तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो आंसर इसका है F = 0। अब कैसे 0 होगा अभी मैं बताऊंगा आपको। यहां पे आइए, यहां भी वही कंडीशन है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा स्मॉल a है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल q आवेश रखे गए हैं। तो फिर फोर्स, इसके सेंटर पर कोई भी चार्ज रख दिया जाए तो उस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो भी हो जाएगा 0। याद रखना है ये तीनों सेम होगा, ये चारों सेम होगा, तो यहाँ कोई भी चार्ज रखा जाएगा तो F हमेशा 0 होगा। क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन और है यहाँ पे 0 होने के लिए, ये दोनों जो यहाँ डायगोनल पर रखे गए हैं चार्जेज ये सेम होना चाहिए। अब इस पे जो रखा वो सेम हो और इस पे जो रखा है वो सेम हो, यानी अगर ये मान लो 2q हो जाए, ये भी 2q हो जाए और ये q है ये q है, तब भी 0 होगा। तो शर्त यही है कि डायगोनल वाले जो चार्जेज हैं ऐसे ये दोनों सेम हो, और ये दोनों सेम हो तो हमेशा F की वैल्यू, यहाँ पे कोई भी चार्ज रख दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। इसी तरह से यहाँ पे ये तीनों सेम होने पर ही जो वर्टेक्स पे रखे गए हैं तीनों चार्जेज अगर सेम हैं तो यहाँ सेंटर पे कोई भी चार्ज रख दिया जाएगा तो उस पर नेट फोर्स = 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक पंचभुज है, उसके साथ भी यही कंडीशन है। यहाँ पर एक हेक्सागन है, खटभुज है, इसके साथ भी यही कंडीशन है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक क्यूब बना रखा है और क्यूब के हर वर्टेक्स पर स्मॉल q चार्ज रखा गया है सेम। तो इसके सेंटर पर अगर कैपिटल Q चार्ज रख दिया जाए तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन जेईई में पूछा गया, 2021 में ही पूछा गया है। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो फिर कहीं भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो आप पहले तो चाहें इसको बना लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि फोर्स कैसे 0 आ रहा है। हाँ तो ध्यान दें, अब हम इसको पहले सॉल्व करके दिखाते हैं कि यहाँ पे फोर्स 0 कैसे होगा। इसके लिए आपको जो फोर्स है उसका डायरेक्शन जानना है, समझने की कोशिश करना। मैं बहुत साफ साफ बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखिए हम कलर चेंज करते हैं, इसलिए आपको समझाना है बढ़िया से, इसलिए कलर को चेंज करते हैं। देखिए इसको मैंने ग्रीन कलर का बना दिया, इसको मैं ब्लैक ही रखता हूँ और इन दोनों को मैं चेंज कर देता हूँ। एक को रेड कर लेता हूं, दूसरे को ब्लू कर लेता हूं। तो जरा सा ध्यान देंगे आप, इस ग्रीन वाले की वजह से इस कैपिटल Q पर फोर्स जो अप्लाई होगा, इसकी वजह से हमें यहां पे फोर्स अप्लाई करना है यहां पे। तो इस Q पर इसके आसपास जितने चार्जेज होंगे वो सभी इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे और उनका रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो इस ग्रीन वाले की वजह से इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो इन दोनों को मिलाने वाली, इनको ज्वाइंट करने वाली लाइन पर यहाँ क्या होगा, इससे बाहर की ओर होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्जेज हैं, दोनों सेम नेचर के हैं, इसलिए रिपल्सन फोर्स काम करेगा। इसको हमने मान लिया F1। आया समझ में? आप देखो भाई यहाँ पे हमने मान लिया इसको F1। अब देखो इस ब्लैक वाले की वजह से इस Q पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो ऐसे बाहर की ओर ये भी अप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा F2। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद देखो इस रेड वाले की वजह से इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा ऐसे इस डायरेक्शन में होगा और वो हमने बना लिया F3। इसी तरह से अब देखो
इस ब्लू वाले की वजह से जो इस पे फोर्स अप्लाई होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, और उसको मैं बना लेता हूं F4। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, पहले हम लोग F1, F2, F3 की वैल्यू निकालते हैं सबकी। हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं चूंकि ये देखो सेंटर है, स्क्वायर का सेंटर है, इसलिए यहां से यहां तक की जो दूरी है वो डायगोनल का हाफ होगा। तो हम क्या करते हैं, सारे इक्वल होंगे, इसलिए सबको हम R ही मान लेते हैं। ऐसे केस में F1 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, यहाँ देखो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, वेक्टर इसका हटा दिया। तो ये होगा स्मॉल के Q1 Q2। देखो भाई F1 इन दोनों के बीच का फोर्स है, ध्यान से समझिएगा। तो Q1 Q2 Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है भाई, इसी तरह से हम F2 निकाल लेते हैं। तो F2 क्या है, इन दोनों के बीच का फोर्स है, इन दोनों के बीच का, तो स्मॉल के Q अपॉन R स्क्वायर। इसी तरह से हम F3 निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, F3 के और Q अपॉन R स्क्वायर। F4 निकाल लेते हैं, स्मॉल के Q अपॉन R स्क्वायर। सबका मान एक हो गया, सबकी वैल्यू एक हो गई। अब हम क्या करते हैं ध्यान से समझिएगा। अब हम सबसे पहले इस F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालते हैं। F1 व F2 का परिणामी, इस परिणामी को हम मान लेते हैं F डैश। अब देखो वह फार्मूला हमारा काम कर गया, यहाँ पे दोनों ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हैं, F1 इधर है, F2 इधर है, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा F1 माइनस F2। अब आप समझें, F1 की जो वैल्यू है वो है Q अपॉन R स्क्वायर एंड माइनस स्मॉल Q अपॉन R स्क्वायर, और आप देख पाएंगे F डैश इज इक्वल टू 0। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, F3 व F4 का परिणामी रिजल्टेंट, तो इसको हम F डबल डैश मान लेते हैं। अभी ध्यान से समझना है, F डबल डैश अगर हम निकालते हैं तो F डबल डैश ये है इस पर, तो F3 और F4 भी अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए क्या होगा F3 माइनस F4, और यहाँ भी Q अपॉन R स्क्वायर माइनस स्मॉल Q अपॉन R स्क्वायर, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। अब देखना ये है, अब अगर हमने क्या कहा कि यहाँ F1, अब अभी क्लियर कर लीजिए कि अब F डैश और F डबल डैश दो फोर्सेस हमारे पास हैं जो Q पर अप्लाई हो रहे हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड 0 है, इसलिए Q पर अप्लाई होने वाला जो नेट फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे कि F डैश F डबल डैश की वैल्यू 0 है, इसलिए नेट फोर्स F इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा। और कैलकुलेशन करना चाहें, अगर ये F डैश और F डबल डैश 0 नहीं आए, अलग अलग आवेश हो, तो कैसे करना होता है, तब जरा देखो। तब क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, एंगल हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला ये फार्मूला है, तो F डैश स्क्वायर एंड प्लस F डबल डैश स्क्वायर। अब यहाँ तो वैल्यू 0 है, इसलिए √0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। और अगर 0 नहीं होता तो भी इस क्वेश्चन को ये दोनों वैल्यू रख के आप कर सकते थे। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है दूसरा वाला, आप देखा, यहां भी हम लोग यही करेंगे, हम भी इसका कलर हम फिर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा आपको समझ में आएगा किससे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये आप समझ जाएंगे। अब देखो ध्यान से जरा से, सबसे पहले इसके वजह से फोर्स हम अप्लाई करते हैं, तो या इसके वजह से करते हैं। देखो भाई, ये Q को हम कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। चलो, तो इस ग्रीन वाले की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, अब तो आप समझ चुके होंगे। तो इसको हम मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं F1। ठीक है भाई, इस ब्लू वाले की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, ये हो गया F2। ठीक है भाई, इसके बाद इस ब्लैक वाले की वजह से जो अप्लाई होगा वो सीधे नीचे की ओर हो जाएगा, ये हमने बना लिया F3। ऐसे थ्री फोर्सेस हो गए। अब आप थोड़ा सा सोचेंगे कि यहाँ तो 4 पेयर में थे इसलिए 0 हो गया, यहाँ तो पेयर नहीं है तो फिर 0 कैसे होंगे। तो पेंटागन
और यहाँ पे देखें ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन दोनों में कैसे जीरो हो रहा है आप देखते जाइए ध्यान से। सबसे पहले ये ए है, तो हम क्या करते हैं, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए ये सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वर्टेक्स से वो सेम होगा। फिर हम लोग F1 की वैल्यू निकालते हैं, फिर F2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है भाई, फिर F3 की वैल्यू निकालते हैं। ये काम आपको करना ही होगा। तो F1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो F1 क्या है भाई, Q और स्मॉल q के बीच की का बल है, तो Q/r² आ गया, बात खत्म हो गई। फिर यहाँ पहुंचते हैं F2 निकालते हैं तो F2 भी वही हुआ, K एंड Q/r², ये भी हो गया। अब F3 निकालते हैं, तो F3 आप देखो क्या है, ध्यान से समझना। F3 क्या है, इसके और इसके बीच का, तो ये भी हो जाएगा। आप देख लो क्या हो जाएगा, K और Q/r²। ठीक है भाई, क्लियर। अब आइए, अब हम लोग समझते हैं इसको ध्यान से। यहाँ दो लॉजिक हम लगा सकते हैं। पहला लॉजिक ये हुआ कि अगर फोर्सेज के बीच एंगल, मतलब अगर वेक्टर के बीच का एंगल 120 हो जाए और दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो सेम हो जाए, तब क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा उसी वेक्टर, उन्हीं वेक्टर्स के इक्वल हो जाएगा। अगर हम ऐसा देखना चाहें तो आप जरा ध्यान से देखना कि F1 और F2 इन दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है। यहाँ पे कंडीशन हो गया ना कि F1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, F' हम बना लेते हैं इस रिजल्टेंट को, F' बना लेते हैं इस रिजल्टेंट को। तो आप इस फार्मूले के हिसाब से देखिए, पहले देखो तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आप समझ सकते हैं एंगल कितना, 120 डिग्री है ये एंगल। तो जब 120 डिग्री एंगल है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा F', सबसे पहले ये दोनों फोर्सेज जब इक्वल हैं तो इनके ठीक बीच से होकर जाएगा और ये होगा F', यहाँ हमने बनाया, ये होगा F'। तो अब जरा ध्यान से समझना, तो F' इसी फोर्स F1 या फिर F2 के ही इक्वल हो जाएगा, और F1 क्या है, KQQ/r²। बात हो गई खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, एक F' बचा जो ऊपर की ओर है, और F3 बचा हुआ है वो नीचे की ओर है, और ये दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो फिर हमारा ये वाला रूल अप्लाई हो गया। अब फाइनली नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F' माइनस F3। F' की वैल्यू क्या है, KQQ/r² एंड माइनस स्मॉल k एंड QQ/r², देयरफॉर F इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि अगर ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हैं तो कितना आसान हो गया। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जो वेक्टर सम पर डिपेंड हैं, तो ये भी क्वेश्चन आसान हो जाते हैं जो कूलम्स लॉ पर डिपेंड हैं। और इसके पहले हमने और भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, वो भी अगर एक सिस्टम को लेके हम चलते हैं तो सारे क्वेश्चन आसान होते चले जाते हैं। तो फिजिक्स क्या है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, लेकिन इस तरह से सारे सिस्टम्स को समझते हुए हम आगे बढ़ें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको आप देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अभी ध्यान दें, अब ये क्वेश्चन आप देखा, ये यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया। 3 बिंदु आवेश हैं जो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर चित्र के अनुसार रखे गए हैं, प्लस Q आवेश पर वैद्युत बल का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल मामला है, आप देख लीजिए, देखो ध्यान से। यहाँ पहले आप क्वेश्चंस को उतार लेंगे, ठीक है, या फिर वीडियो रोक के देख लेंगे, जैसा चाहेंगे। हमें यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो भाई, इस +2Q की वजह से इस +Q पे जो फोर्स अप्लाई होगा ऐसे बाहर की ओर होगा। तो ये फोर्स हम लाल कलर से दिखा देते हैं, ऐसे देखो इस डायरेक्शन में ये होगा। ये हो गया आपका F1 हम मान लेते हैं। और अब देखो इस -4Q की वजह से जो फोर्स होगा, ये -4Q और ये प्लस है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, इसके वजह से ये फोर्स हो जाएगा, ये बन गया फोर्स आपका F। और ये जो एंगल है ये हो जाएगा 120 डिग्री, इसको ध्यान में रखना होगा। अब आइए देखिए क्वेश्चन को, हम क्या करेंगे, F1 की वैल्यू निकाल देंगे। F1 की वैल्यू निकाल दिया तो स्मॉल के, देखो भाई ध्यान देना, स्मॉल के दिस इंटू दिस, तो 2 और ये हो जाएगा Q²।
अपान दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे यक्स। क्यों माने हैं अभी हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम F2 निकालेंगे। स्मॉल के दिस इंटू दिस, आपको पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें माइनस नहीं लेते हैं। जब हमें रिजल्टेंट लेना होता है तो मैग्नीट्यूड यानी मॉड उसका होता है तो प्लस अपने आप हो जाएगा। तो ये आपका आया 4Q स्क्वायर और अपान एल स्क्वायर। तो ये 2 है और ये 4 है, तो इसका मतलब इसका ये वाला क्या है 2 टाइम है। यानी मतलब क्या हुआ कि ये 2x हो गया। फायदा क्या है, हमें कैलकुलेशन करना था। आपको पता है कि अगर दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम ए बी और cos थीटा ऐसे होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखना ध्यान देना आप, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x स्क्वायर, ये f1 स्क्वायर हो गया, ये f2 स्क्वायर हो गया एंड प्लस 2 टाइम f1 f2। f1 की वैल्यू x है, f2 की वैल्यू क्या है 2x है इंटू 2x और cos ऑफ 120 डिग्री। आप ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे तो r इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर एंड 4 ये आ गया 5x स्क्वायर और ये हो गया प्लस 2x स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली आपके पास आया रूट 4x स्क्वायर। ध्यान से देखना है आप, क्योंकि 5x स्क्वायर में से ये x स्क्वायर निकल जाएगा तो यहाँ पे आ गया 2x और 2x का मतलब कितना हो गया आप देखेंगे ध्यान से। 2x का मतलब कितना हो गया, ये मतलब क्या है स्मॉल के एंड 4Q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद 2019 में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें क्या कह रहा है कि चित्रानुसार 4 बिंदु आवेश कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ऐसे ए भुजा वाले वर्ग के शीर्ष पर रखे हैं। कैपिटल क्यू पे आप फोर्स निकाल दीजिए। तो आप देखो इस कैपिटल क्यू पे फोर्स निकालना है तो इसके बाद यहाँ पे 3 चार्जेज हैं तो 3 बल भी इस पे अप्लाई होंगे। कैसे कैसे होंगे, इसके वजह से यहाँ जो बल अप्लाई होगा ये हो गया F1, इस डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर होगा, आपको पता है। इसके वजह से जो अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में होगा, ये भी बाहर की ओर हो गया, ये भी आपको पता है। अब इसके वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा ये भी क्या करेगा, ये भी बाहर की ओर ही होगा। ये आपका हो गया F3, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से 3 फोर्स यहाँ पे काम करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, F1 निकाल देंगे। तो आप देखो F1 स्मॉल के, देखो भाई ये A है अगर, तो आपको पता है कि A√2 हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये भी A है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो इसके वजह से F1 जो होगा ये हो जाएगा K और कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन A स्क्वायर। F2 का मान हम निकालेंगे स्मॉल के कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन A स्क्वायर। अब हम F3 का मान निकालेंगे, देख लो भाई F3 इक्वल टू स्मॉल के Q स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो Q1 Q2 ये Q स्क्वायर अपॉन A√2 का होल स्क्वायर, मतलब साफ हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2A स्क्वायर। अब हम देखेंगे ये देखो ये जो एंगल है आपका टोटल 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है, यह भी 45 डिग्री है। तो यहाँ वेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेज को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो जब इसको F1 को रिजॉल्व करेंगे तो F1 cos 45 हो जाएगा और F2 को रिजॉल्व करेंगे तो ये F2 cos 45 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है भी, ध्यान देंगे। F2 को रिजॉल्व किया, इस डायरेक्शन में गया तो ये बन गया आपका F2 cos 45 और F1 को रिजॉल्व किया तो F1 cos 45 बन गया। अब देखेंगे कि 3 फोर्सेज हो गए जो एक डायरेक्शन में हो गए, एक है F3, एक है F1 cos 45 और एक है F2 cos 45। तो फाइनली जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F, वो इसी डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, एक तो होगा F1, दूसरा होगा एक तो होगा F1 cos 45, दूसरा होगा F2 cos 45 और तीसरा होगा F3, क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। अब यहां से हम वैल्यू पुटअप करेंगे सबका। F1 की वैल्यू है K एंड QQ अपॉन A स्क्वायर,
ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो के और क्यू क्यू अपान, एक काम हम छोड़ दिए, cos 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होता है, प्लस स्मॉल के क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर और 1/√2 एंड प्लस F3 की जो वैल्यू है ये है के और क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, तो आप देखते जाइए, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो दोनों सेम है तो 2 टाइम हो जाएगा, जब 2 टाइम होगा तो 2/√2 होगा, 2/√2 तो √2 से ये √2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली आया √2 स्मॉल के क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर एंड प्लस स्मॉल के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। अब इसमें कॉमन जो ले सकें आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉमन हो रहा है, ध्यान से समझेंगे आप, एक तो स्मॉल के कॉमन हो जाएगा, दूसरा क्यू कॉमन हो जाएगा और अपान ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इतना कॉमन हो गया। अब बचा क्या, यहां से देखो बच गया √2, ध्यान से समझिए, ये क्यू भी बचा हुआ है तो √2 क्यू बचा हुआ है, ठीक है। और यहां पे बचा है कैपिटल Q/2, ठीक है भाई, समझ गए। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं, इसको उतार लीजिए फिर देखते हैं।